सुजुकी की फिलहाल एक भी गाड़ी नहीं है जिसमें हमको प्रॉपर 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिले और सारी बोरिंग सी ट्रांसपोर्टेशन अप्लायंसेज है। ओ भाई क्या लाइन बोल दी, बोरिंग सी ट्रांसपोर्टेशन अप्लायंसेज। हर्ष बब्बर 2023। पर दोस्तों इस ब्रांड ने 2011 में अपनी ग्रेटेस्ट गाड़ी को लॉन्च किया था जिसमें आपको उस टाइम में 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिलती थी, पर सिर्फ एक बंदे की वजह से इस गाड़ी का सत्यानाश हो गया और ये गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो इसके लिए अगर हम 1990s में और अर्ली 2000s में चले तो सुजुकी कार्स काफी बोरिंग थी, काफी सोललेस थी और इनमें कोई भी एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं थी जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। और कस्टमर्स सुजुकी कार्स को इसलिए लेते थे क्योंकि उन्हें लेनी पड़ती थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो लेना चाहते थे। आज तो भाई लाइनों पे लाइनें फट रही है भाई, बढ़िया आज तो शायर बन चुका हूँ। और हाँ बाकी एस्पिरेशनल वैल्यू कारवर्सल में आप सबको जाके सब्सक्राइब करना है और इसे वर्ल्ड की बेस्ट और बिगेस्ट कार कम्युनिटी बनाना है। आपको बस सब्सक्राइब करना है और वी आर गुड टू गो। पर फिर सीन में आते हैं मिस्टर हिरोटाका ओनो जो कि 2001 में सुजुकी को ज्वाइन करते हैं और ये अपने साथ एक नई विजन, एक नई एनर्जी और एक नई एस्पिरेशन वैल्यू को लाते हैं इस ब्रांड के लिए, जिसमें सुजुकी को सिर्फ एक जापानीज ब्रांड से ग्रो करके एक पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और चाहते थे कि लोग सुजुकी कार्स को उसी इमोशन से ले, उसी एस्पिरेशन वैल्यू से ले जैसे वो फोक्सवैगन की या फिर ऑडी की कार्स को परचेज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने सुजुकी में यूरोपियन वर्कर्स को और यूरोपियन इंजीनियर्स को हायर करना शुरू करा। इससे पहले सुजुकी में सिर्फ जापानीज लोग काम करते थे, वही गाड़ियों को बनाते थे, इंजीनियर करते थे, परचेज करते थे, सर्विस करते थे और कोई भी बाहर के बंदे की इन्वॉल्वमेंट थी नहीं क्योंकि थोड़े कंजर्वेटिव लोग हैं जापान के उस टाइम के। लेकिन मिस्टर ओनो ने ये पूरा चेंज कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर सुजुकी को पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट को केटर करना है तो हर एक जगह के लोगों को उन्हें हायर करना पड़ेगा ताकि वो अपने इनपुट्स को दे पाए और हर एक मार्केट के लिए गाड़ियों को फिट बना पाए। और सिर्फ इतना करने से इस ब्रांड की कार्स में रेडिकल चेंज आ गया जिसमें 2004 में ये ब्रांड लॉन्च करता है अपनी स्विफ्ट को, जो कि इस ब्रांड की बेस्ट परफॉर्मिंग कार्स में से एक है और लौती गाड़ी है जिसमें थोड़ी एस्पिरेशनल वैल्यू बची है। 2005 में ब्रांड लॉन्च करता है अपनी ग्रैंड विटारो को, जो कि इस ब्रांड की आज तक की लौती रियल एसयूवी आप कह सकते हैं जिमनी के अलावा। और 2006 में ब्रांड लॉन्च करता है अपनी SX4 को, जो कि इस ब्रांड की एक थोड़ी वर्सेटाइल टाइप गाड़ी होती है और ये भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है एज कम्पेयर टू पहले की गाड़ियां। पर दोस्तों मिस्टर ओनो के दिमाग में अभी भी जो ब्रांड वैल्यू थी और जो अभी भी मेन उनका ड्रीम था सुजुकी को लेके वो अचीव हुआ नहीं था। अभी भी जो बड़े बड़े यूरोपियन कार मेकर्स की ब्रांड वैल्यू है वो सुजुकी के पास थी नहीं और मिस्टर ओनो को समझ आ गया था कि अगर उनसे कंपीट करना है, वैसी ब्रांड वैल्यू चाहिए तो हमें खुद भी वैसी कार्स को बनाना पड़ेगा और डायरेक्टली उनसे ही राइवल करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर 2008 के न्यूयॉर्क ऑटो शो में ये डेब्यू करते हैं अपनी किजाशी 3 को, जो कि इस ब्रांड का अल्टीमेट पिनिकल प्रोडक्ट होने वाला था जिसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट फीचर्स, बेस्ट लुक्स और आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलने वाली थी। और आप सोच रहे होंगे कि अगर ये किजाशी 3 है तो किजाशी 1 और 2 कहां पे चली गई? तो किजाशी 1 और 2 भी कंसेप्ट मॉडल ही थे जो कि सुजुकी ने पहले अनवील कर दिए थे। पर आयरनी क्या है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता गया किजाशी की कंसेप्ट मॉडल का, वो थोड़े और बोरिंग होते गए और थोड़े और प्रैक्टिकल होते गए। पर जो किजाशी 3 है उसको लेके ब्रांड एकदम सीरियस था कि ये गाड़ी सिर्फ कंसेप्ट नहीं रहने वाली, ये गाड़ी एक रियलिटी बनने वाली है और पूरी दुनिया को शॉक करने वाली है कि सुजुकी भी ऐसी गाड़ी को बना सकता है। तो इसलिए फिर एग्जैक्टली 1 साल बाद या फिर 2009 में सुजुकी लॉन्च करते हैं अपनी किजाशी को, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, द मोस्ट बैडेस्ट कंट्री ऑफ ऑल टाइम, द रिचेस्ट कंट्री ऑफ ऑल टाइम, या फिर यूएसए में, क्योंकि यूएसए उस टाइम की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार मार्केट थी और अगर कोई भी ब्रांड इस वाली मार्केट को कॉन्कर कर ले तो वो किसी भी मार्केट को कॉन्कर कर सकता है क्योंकि इस मार्केट के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है और हाईएस्ट प्रॉफिट्स है। और इसलिए सुजुकी ने इस गाड़ी को अमेरिका के यंगर ऑडियंस को देख के बनाया था। इसलिए इस गाड़ी में आपको 2.4 लीटर का इंजन मिलता था जिसमें आपको 188 हॉर्स पावर मिलती थी। इतनी पावर भाई जो करंट वाली ऑक्टाविया वगैरह आती है उसमें आपको नहीं मिलती। जो है वर्टस वगैरह अपने आपको बहुत परफॉर्मेंस से टाइम बनती है, इसमें भाई 150 आपको मिलती है। उस टाइम इस गाड़ी में 188 थी। तो भाई ये बच्ची है सारी गाड़ियां इसके सामने। आपको एक ही बोनो की ब्रेक्स मिलती थी जो कि वही वाली ब्रेक्स है जो कि वॉल्वो की कार्स में यूज होती है। आपको 425 वॉट्स का रॉकफोर्ड का ऑडियो सिस्टम मिलता था, 18 इंच के स्पोर्टी व्हील्स मिलते थे, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता था, स्पोर्टी बम्पर्स मिलते थे और साथ ही में आप 0 to 100 7.8 सेकंड में कर सकते हैं इस गाड़ी में। और लॉन्च पे अमेरिका की कार रिव्यूअर्स ने इस गाड़ी को बहुत ही वेल रिसीव किया। इसे काफी तगड़ी रेटिंग्स दी, काफियों ने कहा कि ये गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू एकॉर्ड या फिर कैमरी। पर दोस्तों रिव्यूअर्स ने तो बहुत बढ़िया रेटिंग दे दी, पर कस्टमर्स को पता नहीं क्या हुआ, इतनी पसंद आई नहीं है गाड़ी। और इस गाड़ी की अमेरिका में पहले साल में सिर्फ 6000 यूनिट्स बिकी, जो कि बहुत कम भी नहीं है पर काफी कम है अगर आप कंपेयर करें कैमरी वगैरह से, क्योंकि उनकी 1-1 लाख यूनिट्स बिक जाती है अमेरिका में एक सिंगल साल में। पर दोस्तों सुजुकी काफी हार्ड वर्किंग है, वो बिल्कुल भी हार नहीं माने और इस गाड़ी को और बड़ी बड़ी मार्केट्स में लॉन्च करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को पता चले कि सुजुकी की इंजीनियरिंग किस लेवल पे पहुंच सकती है। इस गाड़ी को कनाडा में लॉन्च करा, फिर यूरोप में लॉन्च करा, फिर ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करा, फिर धीरे धीरे करके इंडिया में आते हैं 2011 में। और इस गाड़ी की सीबीयू यूनिट्स को इंडिया में इंपोर्ट करके लॉन्च करते हैं 16.5 लाख रुपए एक्स-यूरो मीडिया के प्राइस में। और उस टाइम के हिसाब से प्राइस काफी महंगा था इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि उस टाइम जो इसका कॉम्पिटिशन है स्कोडा लोरा
या फिर Volkswagen जेटा या फिर होंडा एकॉर्ड या फिर टोयोटा करोला वगैरह, उनका प्राइस अराउंड 13 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया से स्टार्टिंग था, लेकिन इस गाड़ी का प्राइस 16.5 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया से स्टार्टिंग था। और जबकि सुजुकी का इतना अच्छा ब्रांड भी नहीं था कि लोग ऐसे महंगी गाड़ी खरीदे उनकी। और साथ ही में उस टाइम में फॉर्च्यूनर इंडिया में 20 लाख रुपए की मिलती थी एक शोरूम इंडिया। तो भाई आधे लोग तो यही कहते थे कि भाई बढ़िया अपनी फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, बढ़िया से टोरा जमेगा, क्या ये किजाशी विजाशी लेना। और जबकि अगर आप देखें जिस गाड़ी का 16.5 लाख का प्राइस है, मेरे ख्याल से काफी कम है। और शायद सुजुकी इस गाड़ी को इंडिया में लॉस में बेच रहे थे, क्योंकि इस गाड़ी का बाहर प्राइस अराउंड 30,000 पाउंड के आसपास का था। तो अगर आप देखें इस गाड़ी का प्राइस बाहर ज्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू इंडिया, जबकि ये गाड़ी इंडिया में इंपोर्ट हो रही थी और इस पे 100% की ड्यूटी लग रही थी। तो भाई लिटरली शायद गाड़ी लॉस पे बिक रही थी इंडिया में। और लोगों को ये गाड़ी कुछ ज्यादा पसंद आती है, इसकी बढ़िया बढ़िया टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और इसके लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी की 400 प्री बुकिंग्स हो जाती है, जो कि इस गाड़ी के लिए काफी डिसेंट है। और इस गाड़ी पे 3-4 महीने की वेटिंग आ जाती है। लोग लिटरली इस गाड़ी के लिए वेट कर रहे थे इसे खरीदने के लिए और इसे देखने के लिए। और ये भी इसलिए क्योंकि सुजुकी ने उस टाइम इस गाड़ी को ऐसे मार्केट किया था कि गाड़ी Audi A4 को या फिर A5 को राइवल करती है, लेकिन जो इसका प्राइस है वो आपको करोला के आसपास का मिलता है। ये गाड़ी करोला से राइवल ही नहीं करती, सुजुकी ये मानते ही नहीं थे। और जो कि सच भी है, क्योंकि उस टाइम इस गाड़ी में आपको 10 वे एडजस्टेबल पावर सीट्स मिलती थी, या फिर आपको 188 हॉर्स पावर मिलती थी, या फिर आपको डुअल जोन एसी मिलता था। तो भाई कहाँ ही मिलता है, आजकल भी काफी अनकॉमन है ये चीजें। और मुझे याद है मैंने इस गाड़ी को एक बार ही देखा था रोड पे, और भाई ऐसे मैं काफी भुचक्का सा हो गया था। मैं इसकी एड वगैरह देखता था, जो किजाशी नाम है, ऐसे काफी कूल सा लगता था। हमारे पास होंडा सिटी हुआ करती थी उस टाइम में। पर दोस्तों पता नहीं कुछ महीने में क्या हुआ, इस गाड़ी की डिमांड कुछ ज्यादा ही डाइव ऑफ कर गई। जहां पहले इस गाड़ी की 400 प्री बुकिंग्स हो गई थी, अब इस गाड़ी की महीने की 1-2 यूनिट्स बिकना शुरू हो गई। अब जो मारुति के डीलर्स हैं वो 5-5 लाख का डिस्काउंट ऑफर करना शुरू हो गए अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट करने के लिए, क्योंकि कोई बंदा इस गाड़ी को लेना नहीं चाहता था। गाड़ियां जो थी वो स्टॉक में पड़ी रहती थी, कोई बंदा खरीद ही नहीं रहा था। और सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं बल्कि अमेरिका में या फिर कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी इस गाड़ी की डिमांड गिरते गई। और ये सब तो बुरा हो ही रहा था, पर इससे बुरी चीज क्या हुई कि 2010 में मिस्टर ओनो की डेथ हो गई। और उनकी डेथ के साथ जो उनका विजन है और जो उनकी वैल्यूज है इस गाड़ी को लेके, वो भी मर जाती है। इस गाड़ी की ना कोई फेसलिफ्ट लॉन्च होती है आने वाले महीनों में, क्योंकि कोई फोकस ही नहीं करता इस गाड़ी पे। इस गाड़ी की सेल्स कम होती रहती है और सुजुकी इस गाड़ी की कोई फेसलिफ्ट भी नहीं लॉन्च करते सेल्स को रिवाइव करने के लिए। और 2013 में इस गाड़ी को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर देती है और 2014 में इस गाड़ी की लास्ट यूनिट की प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद इस गाड़ी को सब भूल गए, अब तो बिल्कुल ही भूले हुए हैं। और 2017 में न्यूज आना शुरू होती है दोबारा कि इस गाड़ी का कोई सक्सेसर आने वाला है जो कि इंडिया में लॉन्च होगा। पर भाई 6 साल हो गए हैं, कोई गाड़ी लॉन्च नहीं हुई और अब तो सेडान्स का नाम ही खत्म हो गया इंडियन मार्केट में। तो इससे मैंने एक चीज देखी है कि एक सिंगल बंदा ही जो पूरी कंपनी उसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है और बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके कंपनी में नई वैल्यूज को ला सकता है। और वही उस बंदे के मरने के बाद जो कंपनी है दोबारा बेसिक्स पे आ जाती है और कुछ भी अलग सा करने की कोशिश नहीं करती, जिससे हो सकता है कि थोड़ा रिस्क ज्यादा हो लेकिन मजा बहुत आएगा, थोड़ी एस्पिरेशनल वैल्यू होगी। तो भाई ऐसे बंदे बहुत ही जरूरी है मेरे ख्याल से दुनिया में। पर दोस्तों काफी लोग ये भी मानते हैं कि इसके फेलियर के पीछे का रीजन ये है कि ये गाड़ी काफी अनडिफाइंड सी थी। मतलब इस गाड़ी की जो लेंथ है ना करोला वाली थी ना कैमरी वाली थी, जिसका प्राइस है ना कैमरी वाला था ना करोला वाला था। जो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है ना तो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स सेडान वाली थी ना तो एक नॉर्मल सेडान की थी। इस गाड़ी का प्राइस डिसेंट था पर इतना भी कम नहीं था, तो इसलिए कुछ भी इस गाड़ी में ऐसे एक्सीलेंट नहीं था और ऐसे यूएसपी नहीं थी। हर एक चीज में गाड़ी बहुत ही बढ़िया थी, पर ऐसी एक चीज भी नहीं थी जिसमें गाड़ी कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल हो कि लोग इसे भागे भागे खरीदे, और वो भी इसके डाउनफॉल का रीजन हो सकता है।